नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ खेती-बाड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसान, जमीन और प्रकृति के बीच के उस गहरे रिश्ते के बारे में है जिसे शायद हम कहीं भूलते जा रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे सिक्किम की। दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक यानी पूरी तरह से जैविक राज्य। लेकिन ध्यान रहे, ये रातों रात लागू किया गया कोई सरकारी नियम नहीं था। ये जमीन को एक निर्जीव चीज की बजाय एक जिंदा और सांस लेते पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। अब अक्सर ऐसी कहानियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी की तरह पेश किया जाता है ना? लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग और काफी मुश्किल थी। जरा सोचिए, जो मिट्टी सालों से रसायनों और सिंथेटिक खादों की आदी हो चुकी थी, जब उसे अचानक ये सब मिलना बंद हो गया तो क्या हुआ होगा? जाहिर है, उसे अपनी प्राकृतिक ताकत वापस पाने में काफी वक्त लगा और इस बदलाव का सीधा असर पड़ा किसानों पर। शुरुआती दौर में ही पैदावार एकदम से गिर गई। ये किसानों के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा झटका था, और सच कहें तो उनकी घबराहट और डर पूरी तरह से जायज थे। तो फिर इतना बड़ा जोखिम लिया ही क्यों गया? इसे समझने के लिए जरा इन दो अलग अलग दुनियाओं को देखते हैं। एक तरफ है औद्योगिक मोनोकल्चर, जहां मीलों तक सिर्फ एक ही फसल होती है, जो पूरी तरह से रसायनों के सहारे जिंदा है और जहां खेतों में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। और दूसरी तरफ है होलिस्टिक पॉलीकल्चर, यानी हमारी समग्र बहुफसली खेती। यहाँ का नज़ारा ही अलग है। एल्डर के पेड़ मिट्टी में वापस जान फूंक रहे हैं, तरह तरह के पौधे एक साथ उग रहे हैं, और सबसे खास बात, यहाँ खामोशी नहीं है, बल्कि परागण करने वाले कीटों और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्रकृति से लड़ता नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है। और यही वजह है कि सिक्किम का ये सफर किसी जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं था। ये एक बहुत ही सोच समझकर दशकों तक चली एक प्रक्रिया थी। इसकी नींव रखी गई साल 2003 में एक स्पष्ट नीतिगत घोषणा के साथ। फिर इस विचार को जमीन पर उतारने के लिए 2010 में सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन की शुरुआत हुई। इसके बाद जाकर कहीं 2016 में 100% प्रमाणित जैविक खेती का वो ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल हुआ। मतलब ये एक दिन का काम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और धैर्य के साथ बुना गया ढांचा था। लेकिन चलिए, जमीनी हकीकत पर वापस लौटते हैं। सिस्टम चाहे कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, चुनौतियां अपना रास्ता निकाल ही लेती हैं। खास तौर पर हिमालय के उस नमी वाली जलवायु में, जहां कीटों का खतरा हमेशा बना रहता है। इस आंकड़े को ही देख लीजिए। फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी के हमलों की वजह से संतरे जैसी मुख्य फसलों में कभी-कभी 80% तक का भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि बिना रसायनों के कीटों को नियंत्रित करना आज भी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है। तो ऐसे मुश्किल समय में जब पैदावार गिर रही थी और भारी नुकसान हो रहा था, नीतियों ने किसानों को बिखरने से कैसे बचाया? यहीं पर बुनियादी ढांचे का रोल सामने आता है। सिर्फ नियम नहीं बनाए गए, बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया। 750 से ज्यादा कृषि अधिकारियों को खास जैविक तकनीकों की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा गांवों में 24,500 से ज्यादा कंपोस्ट यूनिट्स बनाए गए, ताकि किसान अपनी खाद खुद तैयार कर सकें। साथ ही देसी बीजों को बचाने की मुहिम भी शुरू हुई। असल में ये महज कोई आदेश नहीं था, बल्कि जमीन पर एक बेहद मजबूत सुरक्षा जाल बिछाने की कोशिश थी। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है सर्टिफिकेशन का। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है, वो छोटे किसानों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महंगा और पेचीदा होता है। इसका बोझ उठाना उनके बस की बात नहीं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक नया और स्थानीय रास्ता निकाला गया, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम यानी पीजीएस। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा मॉडल है जहां किसान ही एक दूसरे के खेतों की जांच और समीक्षा करते हैं। ये स्थानीय बाजारों के लिए एक बहुत ही सस्ता, व्यावहारिक और भरोसेमंद समाधान साबित हुआ। और इन सारी कोशिशों, इस पूरे संघर्ष का जो अंतिम परिणाम निकल कर आया, वो वाकई हैरान करने वाला है। 1990 से 2016 के बीच सिक्किम के लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पूरे 10 साल का उछाल देखा गया। 10 साल! ये कोई मामूली बात नहीं है। इस उल्लेखनीय सुधार को सीधे तौर पर एक साफ, रसायन मुक्त वातावरण और जहरीले कीटनाशकों से दूरी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जब हमारी मिट्टी साफ होती है, पानी शुद्ध होता है, तो उसका सीधा असर हमारी अपनी सेहत पर, हमारी उम्र पर पड़ता है। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां कुछ उलझनें भी साथ आती हैं। इसे हम कीमत का विरोधाभास या द प्राइस पैराडॉक्स कह सकते हैं।
होता यह है कि सिक्किम ऑर्गेनिक ब्रांड को दुनिया भर के बाजारों में बहुत अच्छी कीमत मिलती है, जो राज्य की इकोनॉमी के लिए तो बेहतरीन है। लेकिन दूसरी तरफ यही उच्च गुणवत्ता वाला खाना इतना महंगा हो जाता है कि खुद स्थानीय लोगों के लिए इसे रोजाना खरीदना मुश्किल हो जाता है। और इसका नतीजा, अपनी ही जमीन पर इतना अच्छा खाना उगाने के बावजूद रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों से सस्ता लेकिन गैर जैविक अनाज आयात करना पड़ता है। इसी आत्मनिर्भरता और स्थानीय स्वाभिमान को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही खास चीज पर नजर डालते हैं, मुरली मकाई। ये मक्के की एक बेहद पुरानी और पारंपरिक किस्म है, जिसकी खासियत यह है कि इसके एक ही पौधे पर कई भुट्टे लगते हैं। मुरली मकाई सिर्फ एक फसल नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि स्थानीय बीज कितने मजबूत और मौसम की मार झेलने में कितने सक्षम होते हैं। और सबसे अहम बात, इस अनमोल जैव विविधता को पीढ़ियों से सहेजने और बचाने का ये महान काम वहाँ की स्थानीय महिलाओं और उनके सदियों पुराने स्वदेशी ज्ञान ने किया है। इन सब बातों के बावजूद ये स्पष्ट रूप से समझना होगा कि सिक्किम का ये मॉडल कोई जादुई छड़ी या एकदम त्रुटिहीन खाका नहीं है। जमीनी स्तर पर आज भी कई घर्षण या रुकावटें मौजूद हैं। मुख्य फसलों की पैदावार में एक ठहराव सा आ गया है। मौसम के बदलते मिजाज और जलवायु परिवर्तन का खतरा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है युवाओं का खेती के मुश्किल काम से मुंह मोड़कर शहरों की ओर पलायन करना। और हाँ, स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन की मात्रा भी अभी नाकाफी है। यानी ये एक जीवित और लगातार बदलती हुई प्रणाली है, जिसमें हर रोज सुधार और नए अनुकूलन की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि इन चुनौतियों से पार कैसे पाया जाए। जाहिर है, इसका समाधान किसी एक चीज में नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्क में छिपा है। भविष्य की राह कुछ इस तरह दिखती है: 30% हिस्सा एग्रीटेक यानी डिजिटल तकनीक को अपनाना, 30% इको टूरिज्म के जरिए किसानों की आय के नए साधन बनाना, 20% सीधे फूड कोऑपरेटिव्स तैयार करना ताकि बिचौलिए हटें, और बाकी 20% सही स्तर का बुनियादी ढांचा विकसित करना। इन सबको एक साथ लाके ही हम खेती को अगली पीढ़ी के लिए महज एक मजबूरी की बजाय उनका पसंदीदा पेशा बना सकते हैं। सिक्किम के इस पूरे सफर को इतने करीब से देखने और समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। अगर हम और आप अपने अपने क्षेत्रों में खेती में इतना ही बड़ा और व्यापक बदलाव करना चाहें, तो उसकी आर्थिक और सामाजिक कीमत क्या होगी? और उससे भी बड़ा सवाल, वो कीमत चुकाएगा कौन? क्या वो बोझ किसान उठाएंगे, उपभोक्ता उठाएंगे, या फिर सरकारें? क्या वास्तव में इस तरह के कृषि पारिस्थितिक मॉडल को दुनिया भर में बिना किसी को पीछे छोड़े अपनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर सिक्किम की प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की इस अनूठी यात्रा ने सोचने पर मजबूर किया है या कुछ नया सिखाया है, तो इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें। जैविक खेती के बारे में जो भी विचार हो या अगर कोई जमीनी अनुभव हो, तो उसे कमेंट्स में साझा करना ना भूलें। इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें हमारे भोजन और पर्यावरण के भविष्य की परवाह है। और हाँ, जहां परंपरा, पर्यावरण और नवाचार का ऐसा ही बेहतरीन संगम होता है, ऐसी ही और गहराई से जुड़ी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।